दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। मजदूर था वो मजबूर हो गया, मजदूर था वो मजबूर हो गया, रोजगार उससे ही दूर हो गया। सरहदें तो लांघी थी अमीरों ने, सरहदें तो लांघी थी अमीरों ने, इसमें गरीब कसूरवार हो गया। हमारे राज्य के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए जो हमारे डेली वेजेस वर्कर हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए इतनी सारी वादों के बावजूद समस्याएं दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सवाल ये है कि जब किसी गरीब मजदूर के लिए महामारी जैसी समस्या हो और दूसरी ओर भूख और भय का माहौल हो और साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक बड़ी जिम्मेदारी हो, तो ऐसे में कोई भी गरीब मजदूर या कोई भी गरीब लोग किस चीज़ से लड़े और किस चीज़ को अपना हथियार बनाए। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों के लिए दिन ब दिन समस्याएं गंभीर होती जा रही है, एक के बाद एक कई प्रॉब्लम से ये लोग घिर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस समस्याओं को, इस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए। औरंगाबाद में जो घटना हुई, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग रूबरू ज़रूर होंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र स्टेट में फंसे हुए कुछ लोग, जब उन लोगों को ये मालूम होता है कि भुसवाल से ट्रेन चलने वाली है, तो वो एक बड़ी उम्मीद के साथ भुसवाल की ओर निकल जाते हैं। और जब चलते चलते रास्ते में जब वो औरंगाबाद पहुंचते हैं, जब वो थक हार के परेशान हो जाते हैं, तो वहीं बैठ के कुछ जो अपने साथ में कुछ भोजन लेके वो निकले थे, वो भोजन करते हैं और बैठे ही बैठे उन्हें नींद वहीं आ जाती है। उन्हें ये तक होश नहीं होता है, उन्हें ये तक एहसास नहीं होता है कि जहां हम बैठे हुए हैं, जिस रेलवे ट्रैक पे हम बैठ के खाना खाए हैं, यहाँ अगर मैं सो जाता हूँ तो मेरी मौत हो जाएगी। इतना तक एहसास उन्हें नहीं था। वो वहीं पे सो जाते हैं और समय बीतने के साथ साथ जब सुबह का समय होता है, करीब 5 साढ़े 5 बजे, तो वहाँ से एक मालगाड़ी ट्रेन गुजरती है और मौके पर ही 14 लोगों की मौत हो जाती है और 2 लोगों की मौत हॉस्पिटल में जाके हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जहां एक और सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और यहां तक कि विपक्ष भी ये दावा कर रहे हैं कि जो भी मजदूर, जो भी गरीब लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों का किराया हम वहन करेंगे, तो हम वहन करेंगे। केंद्र सरकार का दावा यह है कि 85% किराया केंद्र सरकार दे रही है। अलग अलग राज्य सरकारों का यह कहना है कि जो भी गरीब मजदूर लोग आ रहे हैं या जो भी लोग टिकट ले रहे हैं, जो भी टिकट का पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इनसे पैसा लिया क्यों जा रहा है और इनसे पैसा ले क्यों कौन रहा है, जब दूसरी ओर आपको पैसा उन्हें देना ही है। तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट केंद्र सरकार को पैसा पे कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को लाइन में खड़ा ना होने पड़े या टिकट के लिए जद्दोजहद हो रही है उस जद्दोजहद का इन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही ये लोग बहुत परेशान है। एक और उनके पास भूख का माहौल है, दूसरी ओर भय का माहौल है, वहीं दूसरी ओर परिवार का भी उनके ऊपर प्रेशर है कि परिवार की जिम्मेदारियों को वो कैसे पूरा करेंगे। छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं कि उस जिम्मेदारियों को वो कैसे कैसे पूरा करें। और दूसरी ओर जो ये ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल है, उसमें तो ऐसे ही ये लोग परेशान हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उन लोगों के ऊपर इतनी सारी परेशानियां क्यों डाला जा रहा है, या उन लोगों के लिए एक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपने घर को पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई औरंगाबाद में, इन घटना से मुझे लगता है कि हम सभी के जहन में ये सवाल जरूर होना चाहिए कि क्या ये हमारा देश गरीब लोगों का देश नहीं है? क्या हमारा देश सिर्फ गरीब अमीर लोगों का देश है? क्या ये कह देना
गलत होगा कि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ अमीरों का देश है, यहां गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि यह सवाल हम सभी के जहन में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई घोषणाएं हो रही है, एक के बाद एक कई वादाएं अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, उसके बावजूद जो हमारे मजदूर भाई बहन लोग हैं, उन लोगों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उन लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब इतनी घोषणाएं हो रही है, तो इतनी घोषणाएं होने के बावजूद, इतनी स्पेशल ट्रेनों के बावजूद मजदूर लोग अपने घर को पैदल जाने के लिए क्यों मजबूर हैं? दूसरी ओर ये एक बड़ा सवाल है कि कोई भी राज्य सरकारें, जहां के भी वो लोग हैं या जिस राज्य में भी फंसे हुए हैं, वहां की राज्य सरकारें ये इंश्योर क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो भी मजदूर लोग इस तरह से पैदल पटरियों किनारे, सड़क किनारे चल करके अपने घरों को जाने को मजबूर हैं, वो इस तरह से मजबूर ना हो, पटरियों किनारे पकड़ करके वो अपने घर ना जाएं, रोड के किनारे पकड़ करके वो अपने घर ना जाएं। आखिर इन सब चीजों के लिए मजदूर लोग क्यों परेशान हैं? और इन सब चीजों पे हमारे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल क्यों नहीं की जा रही है? ये वही मजदूर लोग हैं जिनके मेहनत से, जिनके लगन से बड़ी बड़ी इमारतें चमकती है, बड़ी बड़ी शहरों में रोशनियां जगमगाती है। और आज वही लोग अलग अलग राज्यों में जो एक उम्मीद के साथ दूसरे राज्यों की ओर पलायन किए थे कि अपने परिवार की जरूरतों को हम पूरा करेंगे, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करेंगे, अपने बच्चों की सपनों को साकार करने के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा वो मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन अपने अपने बच्चों की समस्याओं को कम करेंगे। आज वो लोग दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के आज अपने घर वापसी के लिए, रोजी रोटी के लिए क्यों मजबूर है? आखिर क्यों इतनी सारी वादों के बावजूद भी कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है कि ये जो हमारे मजदूर लोग हैं वो क्यों बेबस हैं? क्यों उन्हें आज पटरियों पे सोना पड़ रहा है, जहां उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि यहां से ट्रेन गुजर सकती है, यहां से मालगाड़ियां गुजर सकती है जिसमें हमारी मौत हो सकती है? इस चीज की परवाह क्यों नहीं है हमारे गवर्नमेंट को? और आखिर सवाल यह है कि जो मजदूर लोग, जो लोग अपने कीमती वोट को देकर के सरकारें बनाती है, दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर के उस राज्य के डेवलपमेंट में वो लोग भागीदार होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वो लोग खड़ा करते हैं, बड़ी बड़ी महान नगरों को चमकाने का वो लोग काम करते हैं, अगर वो ना हो तो किसी भी स्टेट का क्या हाल होगा, इसका आकलन शायद आप लोग लगा सकते हैं। अगर मजदूर अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता अलग अलग राज्यों में जा करके जो ये लोग काम करते हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता उस राज्य के लिए, तो अभी जो कर्नाटक की जो भी घटना हुई थी, हालांकि आनंद फानंद में उस डिसीजन को वापस ले लिया गया कि कर्नाटक सरकार जब प्रॉपर्टी बिल्डरों के साथ जब वो मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग के बाद अचानक वो आके ये निर्णय लेते हैं कि जो भी स्पेशल ट्रेनें हैं जो मजदूर को ले जाने के, अलग अलग राज्यों को ले जाने के लिए है, मैं उन्हें रद्द करता हूं। और जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया, दबाव की राजनीति हुई, तो आनंद फानंद में उन्हें अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वहां जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों की जरूरतों को आप पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे में उन राज्य सरकारों से यह सवाल है कि जो मजदूर लोग हैं, जो अपने घर को जाने के लिए एक के बाद जिद किए जा रहे हैं, जो लोग आपके राज्य में फंसे हुए हैं, उन राज्यों के सरकार को अगर यह चिंता सताई जा रही है कि यहां से जब मजदूर लोग चले जाएंगे तो हमारे राज्य का कामकाज कैसे चलेगा, हमारे राज्य की प्रगति कैसे आगे बढ़ेगी, तो आप वहां जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं, उन मजदूर लोगों के जरूरत को पूरा करने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आप उनके जरूरत को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या हक बनता है कि आप उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह बना के रखें और उनसे बंधुआ मजदूरी कराएं? और आखिर ऐसा डिसीजन क्यों आता है? और ऐसे में लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? हालांकि उस डिसीजन को वापस ले लिया गया, मैं जानता हूं, और मैं कह भी रहा हूं कि उस डिसीजन को वापस ले लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आपके राज्य से अगर लोग चले जाएंगे तो आपके यहां जो
काम है, रोजगार है, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, तो आप उन लोगों को अपने राज्य में जहां जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की जरूरत को कम करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का स्टेटमेंट का क्या मतलब निकल के आता है? हमारे बिहार सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जो भी लोग ट्रेन का टिकट लेके आ रहे हैं हम उन्हें ट्रेन का किराया वापस करेंगे और साथ ही साथ 500 से 1000 रुपया उनको हम क्वारंटीन से जाने के समय देंगे ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आप जो ये किराया है डायरेक्ट केंद्र सरकार को पे क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि कुछ राज्य ने ऐसा किया है कि उन्होंने चेक के माध्यम से डायरेक्ट केंद्र सरकार को उन्होंने पैसे का पेमेंट कर दिया है और मजदूरों से टिकट नहीं लिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ राज्य ने ऐसा किया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब जहां एक और हमारे जो बिहार सरकार है वो ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने मजदूरों का पूरा ख्याल रखेंगे, तो ऐसे में यह है कि उन लोगों को जो आज जद्दोजहद करनी पड़ रही है अलग अलग राज्यों में टिकट लेने के लिए, आज वो लोग परेशान है कि कहां से पैसा आएगा कि हम टिकट लेंगे और अपने घर को जाएंगे। तो उन लोगों का जो किराया है आप डायरेक्ट केंद्र सरकार को पे क्यों नहीं कर रहे हैं? और सवाल यह है कि जब अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं कि हम अपने मजदूर को लाने के लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि अभी भी और अभी तक लगातार जो मजदूर का पलायन है अलग अलग राज्यों से पैदल ही चल करके सड़क किनारे हो, पटरियों किनारे हो, चल करके अपने घर को जाने के लिए वो मजबूर क्यों है? क्यों अभी तक हर राज्यों से स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया गया ताकि मैक्सिमम लोगों को ले जाके उनके घर पहुंचाया जा सके? अगर शायद ऐसा किया गया होता तो जो घटना हुई है औरंगाबाद में वो घटना हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों जब भी हमारे देश में कोई बड़ी त्रासदी होती है या कोई बड़ी महामारी होती है तो हमारे देश के, हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज का दो स्वरूप देखने को क्यों मिलता है? क्यों जो हमारे देश से अलग विदेशों में फंसे हुए हैं उन लोगों को लाने के लिए प्लेन का व्यवस्था हो जाता है और अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए बस का, ट्रेन का व्यवस्था नहीं हो पाता है? क्या जो हमारे मजदूर भाई बहन लोग हैं, क्या आप उन लोगों से टैक्स नहीं वसूलते हैं? क्या आप उन लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं? क्या उनके मत का यूज नहीं होता है सरकारें बनने में अपने अपने राज्यों में? तो आखिर सवाल यह है कि इन मजदूर लोगों से, इन गरीब लोगों से इतनी बेरुखी क्यों हो रही है और यह बेरुखी आखिर कब तक चलता रहेगा? मैं अलग अलग राज्य सरकारों से, खास करके अपने बिहार सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो आपकी ये पहल है आप इसको इजी बनाने की कोशिश करें, इसको सरल बनाने की कोशिश करें और जितना जल्द हो सके जो लोग जहां फंसे हुए हैं उन लोगों को जितना आसानी तरीके से हो सके उन लोगों को जल्द से जल्द आप अपने राज्य वापस बुलाने की कृपा करें। हमारे देश में ऐसा स्वरूप क्यों है? हमारे देश में हर किसी की जान की वैल्यू बराबर क्यों नहीं है? अगर ये मैं मान लेता हूं कि हमारा देश सबका देश है तो फिर ऐसा स्वरूप हमारे देश का क्यों है? क्यों हमारे देश में गरीब लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं? ऐसा क्यों है? जिस महामारी में हर कोई 2 जून 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, दाने दाने को ललायित है, और ऐसे समय में भी आप उनसे किराया ले रहे हैं और किराया लेकर के आप उनको सुरक्षित घर लाने का दावा कर रहे हैं और जो भी वो दावा भी सफल नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक लगातार अलग अलग राज्यों से, विभिन्न विभिन्न राज्यों से लोगों का पलायन पैदल ही जारी है। जब आप पहल कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको सरल बनाइए ताकि जितना जल्द हो सके हमारे गरीब लोग अपने अपने घर को पहुंच सके। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो आपकी प्रक्रिया है प्लीज इसको आप सरल बनाइए और जितना जल्द हो सके ये जो हमारे गरीब भाई बहन जो इस तरह से आज पटरियों किनारे सो करके मरे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति दोबारा हमारे देश में उत्पन्न ना हो, इस समस्या की ओर ध्यान देने की कृपा की जाए। जो मध्य प्रदेश के 16 लोग मरे औरंगाबाद में, उन 16 लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये पैसा, जो पैसा मरने उपरांत आप उनके परिजन को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा कर रहे हैं, आखिर ये पैसा उन्हें घर वापस लाने में उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?
और दूसरी ओर ये है कि किसी के जान की कीमत यहां 5 लाख रुपए लगाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। हर कोई इस महामारी में हर कोई परेशान है, लेकिन हमारे गरीब भाई बहन, मजदूर भाई बहन तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। उनकी जो मजबूरियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आखिर ऐसे में सवाल यह है कि जो दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस दावा का फिर क्या मतलब है? और वाकई आप उनकी समस्याओं को अगर कम करना चाहते हैं तो प्लीज जितना जल्द हो सके आपका जो सिस्टम है, आपका जो नियम कानून है, उसको प्लीज जितना हो सके सरल बनाइए। और जितना जल्द हो सके जो हमारे मजदूर भाई बहन लोग हैं, उन लोगों को, वो लोग अपने राज्य वापस कैसे आए, इनकी एक पहल कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। विडंबना देखिए, जिसको कमाने के लिए वो इतनी दूर आए, उसी रोटी के लिए वापिस वो घर जा रहे थे, अंत में वही रोटी नसीब नहीं हुई और उसी वो अपने परिवार की खुशी के लिए जिस ट्रैक से वो जा रहे थे, उसी ट्रैक पे उसकी मौत हो जाती है। जबकि उन्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं रहा होगा कि जिस रेलवे ट्रैक के किनारे हम चल करके अपने परिवार के पास जा रहे हैं, अपने घर पहुंच करके अपने परिवार की मजबूरियों को कम करने की कोशिश करेंगे, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करेंगे, और रास्ते में ही मौत हो जाएगी। और ये हमारा मौत हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा कहर बन जाएगा। जरा सा भी उनको अंदाजा नहीं रहा होगा। तो सवाल ये है कि ये समस्याएं कब तक चलती रहेगी और कब तक जो हमारे गरीब भाई बहन लोग हैं ये दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि अभी के समय में मैं सभी से, आप सभी से मैं अपील करता हूं, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि प्लीज जितना हो सके इस और थोड़ा सा सोचिए और इस और थोड़ा सा अपने गरीब भाई बहनों के लिए थोड़ा सा पहल कीजिए, ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपनी घर को पहुंच सके। इस तरह से कहीं पटरियों किनारे, कहीं रोड किनारे पुलिस के डंडों से या ट्रेन में कट करके मरने को मजबूर ना हो और इस तरह से मरे नहीं। मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज जितना जल्द हो सके आप पहल करें। मैं कुछ पंक्ति के साथ मैं अपने इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। जिसके कंधों पर बोझ बढ़ा, जिसके कंधों पर बोझ बढ़ा, वो भारत मां का बेटा कौन? जिसने पसीने से भूमि को सींचा, वो भारत मां का बेटा कौन? वह किसी का गुलाम नहीं, वह किसी का गुलाम नहीं, अपने दम पर जीता है। वह किसी का गुलाम नहीं, अपने दम पर जीता है। सफलता का एक कण ही सही, सफलता का एक कण ही सही, लेकिन है अनमोल जो मजदूर कहलाता है। तो इसीलिए मैं अपने गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज अपने आप नियम कानून को सरल बनाइए और जितना जल्द हो सके इन लोगों को घर लाने की और घर वापसी की पहल की जाए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।